नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज दिस डे इन हिस्ट्री में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 14 सितंबर का इतिहास। जैसा कि आज का दिन आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले आप लोगों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यानी आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इससे संबंधित भी टॉपिक हम लोग लिए हैं। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा, चाहे वह एसएससी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे बिहार एसआई, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह लाभदायक सिद्ध हो सके। पहला है 1770 में, यानी 1770 में फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज रिकॉग्नाइज्ड इन डेनमार्क। तो दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता, खासकर हमारे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, इसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, फोर्थ पिलर है। तो ऐसे में जो है, यह देख रहे हैं कि डेनमार्क में कब 1770 में इसको मान्यता मिली, और हमारे भारत में अब देखिए, इस यहीं पर हम लोग प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात, जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 19 में है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19 में ABCD, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है कि नहीं। तो यह जो स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो इसमें इसके मानदंड क्या होते हैं, यानी विच टाइप ऑफ पैरामीटर टू डिसाइड द प्रेस फ्रीडम कह सकते हैं इसमें। जैसे मीडिया की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस कह सकते हैं। बहुलतावाद, मीडिया के लिए माहौल और स्व सेंसरशिप, विधायी ढांचा, समाचार में पारदर्शिता लानी आवश्यक है, समाचार और सूचना के उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता। तो इस तरह से दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर 1770 में कहा, डेनमार्क आप देख रहे हैं उत्तरी सागर में स्थित यह देश है। चारों तरफ से देख रहे हैं ना, सागर ही सागर है। इसकी कैपिटल है दोस्तों कोपेनहेगन। यहीं देख रहे हैं ना, बाल्टिक सी भी है और उत्तरी सी के मध्य अवस्थित है। यहां आप देख सकते हैं, यह यूरोपियन कंट्री है। ऊपर यह स्वीडन है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, और यह नॉर्वे है, इसकी राजधानी ओस्लो है। विश्व में सबसे अधिक 100% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी डेवलप करने वाला जो देश है वह नॉर्वे है, याद हो जाएगा दोस्तों। और यहीं पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी के पॉइंट ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी सुन लीजिए। तो पहला पॉइंट यहां महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर साल ये जारी किया जाता है सूचकांक, जिसमें इस बार 180 देशों का, यानी कब, 2020 का। तो नॉर्वे लगातार, कौन देख रहे हैं ना, नॉर्वे लगातार चौथी बार फर्स्ट रैंक पर है। फिनलैंड दूसरे स्थान पर है। यहीं पर स्वीडन, फिनलैंड भी है ना देश। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। और तीसरे स्थान पर देख रहे हैं ना, डेनमार्क है। और इसमें सबसे अंतिम स्थान पर, यानी उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया का नाम तो सुना होगा दोस्तों आप लोगों ने। तो नॉर्थ कोरिया जो है, इसकी राजधानी प्योंगयांग है। और हमारे भारत का स्थान कौन सा है, 142, यानी 142वां स्थान है। यानी पिछले साल की तुलना में 2 रैंक नीचे खिसक आया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको करंट से भी आप जोड़ सकते हैं दोस्तों। और चीन का 177 स्थान है, तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। पाकिस्तान का 145वां स्थान है, 145। और बांग्लादेश का 151वां। कभी कभी सार्क देश से भी पूछ लेता है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खबर की ओर। 1803 में ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, कैप्चर्ड दिल्ली ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। चूंकि द्वितीय जो आंग्ला मराठा युद्ध है प्रारंभ होने से पहले वारेन हेस्टिंग 1785 में, यानी 1785 में इंग्लैंड चला गया। हेस्टिंग के बाद मैकफर्सन ने 1785 to 86 तक, यानी 21 मंथ तक कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। जैसा कि दोस्तों याद हो तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, बंगाल का गवर्नर ही गवर्नर जनरल कहलाया था। तो पहला गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसको, वारेन हेस्टिंग को ही तो बनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो सितंबर 1786 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, और 1784 में ब्रिटिश संसद ने
पिट्स इंडिया एक्ट पारित कर दिया। 1795 में हैदराबाद के निजाम व मराठों के बीच खरदा का युद्ध हुआ और इस अवसर पर निजाम ने अंग्रेजों से सहायता देने की प्रार्थना की, किंतु सर जॉन सोर ने हस्तक्षेप की नीति के कारण निजाम को सहायता देने से इनकार कर दिया। फिर 1798 में सर जॉन सोर वापस इंग्लैंड चला गया और उसके बाद कौन आता है? लॉर्ड वेलेजली भारत में गवर्नर जनरल बनके, तब बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो उसी समय सालबाई की संधि के बाद 20 वर्ष तक शांति रही। इस अवधि में मराठा अपने अन्य शत्रुओं से निपटते रहे। नाना फडणवीस के नेतृत्व में उत्तर और दक्षिण भारत में मराठों का प्रभाव फैलने लगा। इस अवधि में महादजी सिंधिया की शक्ति में वृद्धि हुई तथा पेशवा की शक्ति का ह्रास हुआ और पेशवा माधवराव द्वितीय के काल में नाना फडणवीस मराठा संघ का सर्वे सर्वा बन गया और 1796 में पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो गई और बाजीराव द्वितीय पेशवा की मनसब पर बैठा। तो इस तरह से यह चलता रहा। पेशवा बाजीराव द्वितीय सर्वथा अयोग्य था। 13 मार्च 1800 को नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो गई। फिर भसीन की संधि हुई। बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 में। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का वर्णन आप सुनिएगा। बसीन की संधि के बाद यानी मई जून 1803 में बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के संरक्षण में पुनः पेशवा बना दिया गया, किंतु भसीन की संधि से मराठा सरदारों के आत्मगौरव पर भारी आघात पहुंचा, क्योंकि पेशवा ने मराठों की इज्जत व स्वतंत्रता बेच दी थी। तो इस तरह से फिर युद्ध शुरू हुआ। 7 अगस्त 1803 को मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वेलेजली को जब इसकी सूचना मिली कि अब लोग जो है निरंकुश हो रहे हैं और वेलेजली ने युद्ध की घोषणा कर दी, एक सेना अपने भाई आर्थर वेलेजली और दूसरा जो है जनरल लॉर्ड लेक, तो यहां पर हम इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो जनरल लॉर्ड लेक जो है सितंबर यानी आज ही के दिन इस तरफ पूरा कह सकते हैं कब्जा करते हुए, यानी इसमें कह सकते हैं कि सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई। इस संधि के अनुसार दिल्ली, आगरा, गंगा द्वाब, बुंदेलखंड इन सब पर कब्जा कर लिया। जयपुर, जोधपुर पर अंग्रेजों ने अधिकार ले लिया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान दिल्ली पर कब्जा 1803 में हुआ। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 1833 का। विलियम बेंटिक बिकमिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया। दोस्तों बताया था आप लोगों को कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग था, वही बंगाल का अंतिम गवर्नर था जो पहला गवर्नर जनरल कहलाया। और फिर अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? विलियम बेंटिक। और दोस्तों यही ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कहलाया। कब? 1833 के चार्टर एक्ट 1833 ऑफ चार्टर एक्ट। याद हो तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए 1833 एक्ट में यह कहा गया पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था, व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य क्या रह गया? सिर्फ और सिर्फ प्रशासन देखना रह गया। और इसी वर्ष विधि आयोग लॉ कमीशन की स्थापना भी हुई थी। कब? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो दोस्तों यह पिक्चर आप देख सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक का है। इन्होंने सती प्रथा, भारत में सती प्रथा का अंत में इनका बहुत बड़ा योगदान है। 1829 तब ये बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाया करते थे दोस्तों। तो इस तरह से बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, अब यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 से कहलाए। याद हो जाएगा दोस्तों। अगला बढ़ते हैं, 1917 में रूस को आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र के रूप में घोषित हुआ था, यानी रसिया इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक। कब? 1917 में। दोस्तों 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से है और आप लोगों के एसएससी वगैरह में खासकर प्रीलिम परीक्षाओं में विश्व इतिहास से भी वन लाइनर प्रश्न आ जाता है दोस्तों। तो इसमें वन लाइनर ही बात करेंगे। तो इसी समय यानी रशियन सोवियत
फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना कब हुई थी आधिकारिक तौर पर? 1917 में। और यह क्रांति दो भागों में हुई थी, मार्च 1917 में और यही आपका सितंबर अक्टूबर 1917 में। तो पहली क्रांति के फलस्वरूप सम्राट को पद त्याग देने के लिए विवश होना पड़ा तथा एक अस्थायी सरकार बनी और अक्टूबर की क्रांति के फलस्वरूप अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार की स्थापना की गई दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे आज ही के दिन 1917 में आधिकारिक रूप में इसको गठित किया गया। यानी रूस के बारे में यहां पर देख सकते हैं, यह रूस कितना बड़ा है, यहां से यहां तक फैला हुआ है। 11 मानक समय है इस देश के। क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज रसिया इज ए लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। यहां पर आप देख सकते हैं ये यूराल माउंटेन है, ओब नदी है, यूराल नदी भी यहीं बहती है। इसके इस तरफ यूरोप और इधर क्या है, एशिया का पार्ट है। इसीलिए इसको कंट्री ऑफ टू कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, दो महाद्वीपों का देश कहा जाता है दोस्तों। और रूस की कैपिटल मॉस्को, जो कि मस्कवा नदी के किनारे बसा है, यह कहां है, यह यूरोप में अवस्थित है दोस्तों। तो 20वीं सदी के इतिहास में कहा जाता है, यानी 15 गणतांत्रिक यानी रिपब्लिक गुटों का समूह सोवियत संघ रातों रात टूट गया। यानी 1917 में रूस की साम्यवादी क्रांति ने जन्मे सोवियत संघ में कम से कम उस समय 100 राष्ट्रीयताओं के लोग रहते थे और यह पृथ्वी का छठा हिस्सा था दोस्तों। लेकिन एकाएक यानी कह सकते हैं 1991 में क्रिसमस की एक रात थी जिसमें विघटन हुआ। यानी सोवियत संघ 1917 में सोचिए बना था, जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी और जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से बेदखल कर के रूसी साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था। और 1920 में यानी 1922 में लेनिन के नेतृत्व में दूर दराज के राज्यों को रूस में मिलाया गया और आधिकारिक रूप से यूएसएसआर की स्थापना हुई, जिनके प्रमुख थे व्लादिमीर लेनिन। ऐसा जटिल और विविध देश का नियंत्रण करना आसान नहीं था दोस्तों, और बाद में यही खंड खंड में टूट गया। लेकिन हालांकि आज भी रूस एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं, इसके पास बहुत सारा भंडार है, इसके पास खनिज है। तो आने वाले दिनों में यह फिर से अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने का प्रयास करेगा दोस्तों। और देख रहे हैं ना, इसको स्पर्श करने वाले देश चीन भी करता है, मंगोलिया इसकी राजधानी उलान बटोर है, कजाकिस्तान विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादक है, इसकी राजधानी अस्ताना है। दोस्तों यह देख रहे हैं सब कैस्पियन सागर को भी स्पर्श कर रहा है, ध्यान रखेंगे। और ये इधर सब यूरोपियन कंट्री हैं। यहां पर देख रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग, यहां तक यह फैला हुआ है, तो यह रूस पार्ट है। तो ध्यान रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा देश। अगली ऐतिहासिक खबर है दोस्तों, 1949 में आज ही के दिन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली गिव हिंदी द स्टेटस ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो बहुत सारी बोलियां भाषाओं वाले हमारे देश में आजादी के बाद भाषा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। 2 सालों तक चर्चा होने के बाद दोस्तों आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि शुरुआत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक नए राष्ट्र की भाषा चुना गया था। साथ ही संविधान सभा ने देवनागरी लिपि वाली हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया दोस्तों। और यही है कि 1949 में आज के दिन संविधान सभा ने हिंदी को ही भारत की राजभाषा घोषित किया। और हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किए जाने के दिन ही हर साल हिंदी दिवस मनाने का फैसला भी किया गया। और दोस्तों पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? 1953 में, 1953 में। यानी सिंस 1953 14th of September is celebrated every year throughout India as a हिंदी डे। अगला महत्वपूर्ण है 1959 में, आज ही के दिन 1959 में लूना 2 लैंडेड ऑन द लूनर सरफेस। इट वाज द फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट टू रीच द लूनर सरफेस। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ स्पेस कंपटीशन इन सोवियत यूनियन एंड अमेरिका। दोस्तों यह स्टार्ट कर दिया था, यानी सोवियत संघ और अमेरिका में अंतरिक्ष स्पर्धा की शुरुआत कर दी थी आज ही के दिन। यानी लूना 2 यानी दुनिया का सबसे पहला अंतरिक्ष यान लूना 2
14 सितंबर को चांद की सतह से टकराकर हो गया था नष्ट दोस्तों। यानी चांद पर उतरने वाला दुनिया का सबसे पहला अंतरिक्ष यान था लूना 2। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह सीधे आपके प्री में आ जाता है। यानी 14 सितंबर 1959 को चांद की सतह को यह छुआ था। इसे लूनिक 2 भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, LUNIC, लूनिक 2 भी कहा जाता है। तो सोवियत संघ यानी रूस को यह कामयाबी बड़ी कोशिशों के बाद मिली थी। सोवियत संघ के लूना प्रोजेक्ट के तहत इसे छोड़ा गया था और यह दूसरा अंतरिक्ष यान था। लूना 2 को सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचाने वाली मानव निर्मित पहली वस्तु माना जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, फर्स्ट मून लैंडिंग मिशन के तहत लूना 2 को कब भेजा गया था? 12 सितंबर 1959 को लॉन्च किया गया था। लंबे समय से चल रहे सोवियत संघ के इस मिशन को पूरी तरह गुप्त रखा गया था दोस्तों। दुनिया को इसकी भनक नहीं थी और 14 सितंबर यानी आज ही के दिन 1959 को रात को लूनिक 2 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह से टकराया था दोस्तों। ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 1960 में खनिज तेल उत्पादक देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना की थी। ये ओपेक क्या है दोस्तों? तो इसको ओपेक यानी OPEC इसको कहते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ? ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहा जाता है दोस्तों। यानी ओपेक जो है आज ही के दिन 14 सितंबर को इसकी स्थापना 1960 में हुई थी दोस्तों। इसमें जो देश हुआ करते थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला द्वारा बगदाद सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। बाद में 5 संस्थापक सदस्य को 10 अन्य सदस्यों ने ज्वाइन किया। जैसे इसमें आप यहां पर थोड़ा सा मैं मानचित्र में ले चलूंगा जिससे और आसान हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो दोस्तों वर्तमान में 14 यहां पर देख सकते हैं, यह मानचित्र में, इसमें कुछ मैंने क्या बताया कि इसमें फेरबदल होती रहती है। तो ये 14 सबसे पहला क्या है? अल्जीरिया। ये कहां है? अफ्रीका महाद्वीप में। लीबिया, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है, देख सकते हैं लीबिया, जिसकी राजधानी ट्रिपोली है। वेनेजुएला यहां पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इक्वाडोर दक्षिण, ये 2 दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। कौन कौन से? तीसरा और चौथा, याद हो जाएगा। फिर नाइजीरिया, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, इसकी राजधानी आबूजा है। गैबन, ये भी अफ्रीका महाद्वीप। अंगोला, ये भी अफ्रीका महाद्वीप। इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, यह सब एशिया, मध्य एशिया के अंतर्गत, कैसे वेस्ट एशिया कह सकते हैं, पश्चिम एशिया के अंतर्गत आते हैं। मध्य एशिया में तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब आते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कांगो, ये भी अफ्रीका कंट्री है। गिनिया अफ्रीका कंट्री है। यूनाइटेड अरब अमीरात, यह भी यहां पर देख रहे हैं ना, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो यह भी अरेबियन कंट्री के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में, या कह सकते हैं पिछले वर्ष जो लास्ट में छोड़ा था, तो 1 जनवरी 2019 को कतर इससे बाहर हो गया। तो इस तरह से इंटर आते जाते रहते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और 1 सितंबर 1965 को, ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय है। किसका? ओपेक का, याद हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं 2003 में इस्टोनिया ज्वाइन द यूरोपीय यूनियन, यानी इस्टोनिया देश है, यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था आज ही के दिन दोस्तों। कब? 2003 में। आइए यहां पर मानचित्र में देखते हैं, यह देख सकते हैं इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों कंट्री हैं। गल्फ ऑफ रीगा ये है, देख सकते हैं ना, इसे बाल्टिक स्टेट भी कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर बाल्टिक स्टेट कहा जाता है दोस्तों। तो इस्टोनिया की राजधानी क्या है? टालिन। लाटविया की रीगा है। लिथुआनिया की राजधानी विल्निस है। इन्हें बाल्टिक स्टेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यूरोपीय यूनियन में यह शामिल हुए हैं और यूरोपीय यूनियन की यह 28 सदस्य राज्यों का राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। 2003 में इस्टोनिया इसका सदस्य बना था, ध्यान रखिएगा इस्टोनिया। और ईयू का मुख्यालय कहां है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। डायमंड कटिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। अब हम लोग इसी से संबंधित आइए प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ ईयू? सीधे आ गया प्रश्न। एस्टोनिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, माल्टा। इसमें क्या होगा दोस्तों?
यहां पर बहुत ही सरल प्रश्न हमने आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं है। तो स्विट्जरलैंड ईयू का सदस्य नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इस्टोनिया है, इसी के बारे में हम लोगों ने खबर दिया था। डेनमार्क, इसकी कैपिटल कोपेनहेगन है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, तो ये यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है। माल्टा, इसकी राजधानी वेलेटा है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए बाल्टिक स्टेट। देखिए फिर आ गया प्रश्न। तो बाल्टिक स्टेट इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया बताया था कि नहीं, माल्टा नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अगला है प्रश्न, डेनमार्क में प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता कब मिली थी? व्हेन डिड फ्रीडम ऑफ प्रेस गेट रिकॉग्नाइज्ड इन डेनमार्क? तो दोस्तों 1770 में। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इसका कौन सा रैंक है? 3rd रैंक है। पहला किसका है? नॉर्वे का है। और भारत का 142 रैंक है। और 180वीं रैंक किसकी है? नॉर्थ कोरिया की है। चीन की कितनी है? 177 है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया किस ब्रिटिश जनरल ने किया था? यानी विच ब्रिटिश जनरल ऑक्युपाइड दिल्ली ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वार? ये प्रश्न को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा दोस्तों। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान दिल्ली पर कब्जा यहां किया को काट देंगे, किस ब्रिटिश जनरल ने किया? ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये कौन था? जनरल लॉर्ड लेक। आर्थर वेलेजली को तो दूसरी जगह भेजा गया था, ध्यान रखेंगे। और किसने? लॉर्ड वेलेजली ने, याद रखेंगे। अगला है, नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल बनकर आया कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, याद हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय और यह अंतिम गवर्नर जनरल कह सकते हैं ब्रिटिश भारत का, ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, विधि आयोग की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुई थी दोस्तों। अगला है, संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा कब दिया था? तो 1949 को दोस्तों। अगला है, खनिज तेल उत्पादक देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना कब की थी? व्हेन डिड द मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ज्वाइंटली एस्टैब्लिश ओपेक? ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहा जाता है दोस्तों। 1960 में 10 से 14 सितंबर के बीच, यानी आज के दिन फाइनल हुआ था, याद रखेंगे। इसकी राजधानी कहां है? इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां है? और वो भी 1965 में वियना में है। और वियना किस नदी के किनारे बसा है? डैन्यूब नदी के किनारे बसा है, डैन्यूब नदी के किनारे, याद हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आज ही के दिन मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? 1953 से। और दोस्तों याद रखिएगा 1949 को ही घोषणा हो गई थी, लेकिन 1953 से यह लगातार मनाया जा रहा है। अगला है, रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी बोल्शेविक क्रांति के तहत? तो 1917 में। तो इस तरह से आज हमने ऐतिहासिक बिंदुओं की चर्चा की। अगर दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।